हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय है सीआरपीसी और आईपीसी में क्या डिफरेंस है। ये दो शब्द सीआरपीसी और आईपीसी कानून के विद्यार्थियों की दिनचर्या का तो हिस्सा है ही, साथ ही आमजन में भी ये दो सब सीआरपीसी और आईपीसी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता ही है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर सीआरपीसी और आईपीसी क्या है और इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंस है। देखिए, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860, इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। आईपीसी में भारत के भीतर जो भी अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं उनको डिफाइन किया गया है। यानी कोई भी ऐसा कार्य या एक्ट जो अपराध है, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो आपका अंतर्मन कहे कि यह काम अपराध हो सकता है, वो आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और अपराध के रूप में डिफाइन करने के साथ साथ उसमें उस कार्य के लिए दंड भी विहित किया गया है। जबकि सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए, जहां आईपीसी किसी अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करती है, वहीं सीआरपीसी उस अपराध के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है उसे दिलवाने का काम करती है। आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि विधियों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में मौलिक विधि के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रोसीजर लॉ को प्रक्रिया विधि के नाम से जाना जाता है। मौलिक विधि वह विधि होती है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व को परिभाषित किया हुआ होता है, जबकि जो प्रोसीजर लॉ होती है यानी जो प्रक्रियात्मक विधि है, उसमें प्रक्रिया को दर्शाया हुआ है। जैसे मौलिक विधि में किसी व्यक्ति के कोई अधिकार दे रखे हैं, दायित्व दे रखे हैं, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं होती या कोई व्यक्ति अपने दायित्व का पालन नहीं करता, तो ऐसी दशा में प्रोसीजर लॉ को अपनाया जाता है। प्रोसीजर लॉ के हिसाब से यानी जो मौलिक विधि है, मौलिक विधि में जो अधिकार और दायित्व दिए गए उनके भंग पर प्रोसीजर लॉ के तहत कार्यवाही की जाती है। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे आईपीसी है वो एक मौलिक विधि है और जो सीआरपीसी है एक प्रोसीजर लॉ है। आईपीसी में आपके अधिकार और दायित्व को डिफाइन किया गया है। जैसे आपका अधिकार है कि आपके खिलाफ कोई क्राइम ना हो, दूसरा आपका ये दायित्व है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्राइम ना करें। ये सब आईपीसी में डिफाइन किया गया है। जैसे 379 चोरी की बात करता है। अगर आप चोरी करते हो तो चोरी के लिए दंड की व्यवस्था दे रखी है, आपका एक दायित्व बना रखा है आईपीसी के अंतर्गत। यदि आप चोरी करते हो तो आपके साथ कैसी प्रक्रिया फॉलो करे कोर्ट आपको दंडित करने के लिए, वो सारी प्रक्रिया सीआरपीसी में दे रखी है। सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। सीआरपीसी में कोर्ट कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा आपको दंडित करने के लिए और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इनके बारे में और ज्यादा जानने से पहले आप एक चीज और जान लें कि विधियां दो प्रकार की होती है, सिविल और क्रिमिनल। आईपीसी और जो सीआरपीसी है वो क्रिमिनल लॉ है, जबकि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है। क्रिमिनल के साथ साथ जैसे कोई सिविल है तो सिविल में भी जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले सकते हो, वो सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि सीपीसी जो प्रोसीजर लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी है तो क्रिमिनल लॉ, लेकिन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आईपीसी के साथ सीआरपीसी नहीं है तो आईपीसी अकेली काम नहीं कर सकती। यदि सीआरपीसी के साथ आईपीसी नहीं है तो अकेली सीआरपीसी कार्य नहीं कर पाएगी। इन दोनों का एक साथ में होना बेहद आवश्यक है। जैसे आपके साथ किसी ने कोई अपराध किया हो और आप उस अपराध की कंप्लेन करने जाते हैं, तो आपके साथ कोई अपराध हुआ, इस अपराध की परिभाषा को डिफाइन किया गया आईपीसी में और उसके लिए दंड दिया गया। जैसे आपके साथ अपराध था वो मारपीट थी। 373 में मारपीट, जो साधारण मारपीट है, उसको परिभाषित करते हुए उसके लिए 1 साल का इंप्रिजनमेंट की बात की गई है। तो आईपीसी जहां इंप्रिजनमेंट की बात कर रही है, लेकिन यदि आप सीआरपीसी को फॉलो नहीं करेंगे यानी प्रोसीजर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक उस व्यक्ति को दंडित नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि सीआरपीसी आपको यह बताती है कि आपके साथ अगर कोई अपराध होता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करें, एफआईआर दर्ज करवाएं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा, इन्वेस्टिगेशन किस हिसाब से करेगा, यह प्रक्रिया भी आईपीसी सीआरपीसी बताती है। दूसरी, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वो किस हिसाब से पेश करेगा, वो क्या तौर तरीका होगा, यानी चार्जशीट को पेश करने के तरीके भी सीआरपीसी में बताए गए। और जब कोर्ट के समक्ष चार्जशीट आ जाती है तो कोर्ट उस मामले की सुनवाई के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाएगा, वो सारी प्रक्रियाएं सीआरपीसी में दे रखी है।
तो जहां आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है उसमें अधिकार दे रखे हैं, दायित्व दे रखे हैं, उसके साथ ही सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है, वो उन अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करती है। अगर आपके अधिकारों का कहीं हनन होता है तो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपको सीआरपीसी फॉलो करना होता है। सीआरपीसी में जो प्रारूप दे रखे हैं, आप उन प्रारूप के तहत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यदि आपके कुछ दायित्व थे और आप अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रहे हो, तो आपके खिलाफ जो कार्यवाही की जानी है वो सीआरपीसी फॉलो करना होगा। यानी सीआरपीसी में आपके खिलाफ कैसे कैसे कार्यवाही होगी, वो सारी चीजें दे रखी है। आईपीसी में 23 चैप्टर हैं, साथ ही 511 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 37 चैप्टर है और इसके साथ ही 484 धाराएं हैं। देखिए धाराएं क्या है, ये प्रश्न स्वाभाविक ही आपके मन में उठ रहा होगा। धाराएं एक संख्याओं का क्रम है। जैसे एक चैप्टर है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 1 से, यानी धारा 1 से स्टार्ट होता है और वो चलता है 10 तक, तो उसमें क्रम से ये चीज होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे क्रम से वो चीज होती है, तो उन्हें धाराएं बोलते हैं। धाराओं को हिंदी में दफा भी बोलते हैं। जैसे आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है, तो वो दफा धारा है, वो जिसे इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं, वो उसी सेक्शन की बात कर रहा है जो मतलब अपने सीआरपीसी और आईपीसी में दे रखे हैं। मैं इसके साथ आपको ये बता दूं कि आईपीसी को ताज-ए-रात हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जब आप कोई मूवी देखते हैं और उसमें मजिस्ट्रेट या जज साहब किसी मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं, तो अंतिम समय में जब वो जजमेंट पारित कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि ताज-ए-रात हिंद की दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। तो वो ताज-ए-रात हिंद आईपीसी है। आईपीसी में जहां अपराधों को डिफाइन किया गया है और उनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर जो कोर्ट प्रक्रिया अपना रहा है, जब वो सजा दे रहे हैं किसी को, तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, जजमेंट होगा वो किस हिसाब से लिखा जाएगा, वो सारी जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में मिलेगी। सीआरपीसी अपराध होने के बाद और अपराध होने के पहले दोनों दशाओं में कार्य करती है, क्योंकि जब आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध को जहां डिफाइन तो आईपीसी कर रही है, लेकिन दंड की व्यवस्था भी कर रही है, लेकिन उसके लिए क्या क्या कार्यवाही अपनाई जाएगी वो सारी व्यवस्था सीआरपीसी कर रही है। और यदि आपने कोई अपराध नहीं किया लेकिन आप करने वाले हैं, तो उसके लिए भी कौन कौन सी पुलिस को प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ये सारी प्रक्रिया भी सीआरपीसी में दी गई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या है। देखिए आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ही क्रिमिनल लॉ है। आपको मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ही क्रिमिनल लॉ है। आईपीसी में जहां अपराधों की परिभाषा और उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है, पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, वहीं जो कोर्ट को उन अपराधों के लिए अभियुक्त को दंडित करवाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो सीआरपीसी में दे रखा है। यदि कोर्ट के समक्ष कोई अभियुक्त आता है या कोई पीड़ित जाता है तो उसके समय कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वो सारी प्रक्रिया सीआरपीसी में दी गई है। साथ ही ये बता दूं कि आईपीसी मौलिक विधि है यानी सब्सटेंटिव लॉ है, और सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है यानी प्रक्रियात्मक विधि है। सब्सटेंटिव लॉ के बारे में हमने जाना कि इसमें कोई अधिकार और दायित्व को परिभाषित किया गया है, जबकि प्रोसीजर लॉ के बारे में हमने जाना कि इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारे प्रत्येक लॉ वीडियो की जानकारी। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके विषय पर जल्द ही वीडियो लेकर आने की। धन्यवाद।